की दुनिया में एक डायबिटिक पेशेंट किस तरह से ट्रीटमेंट अपना ले रहा है और उसकी डायग्नोसिस बन रही है, इसके पीछे मेहनत है 4000 सालों की। जी हाँ, अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने इस पर रिसर्च की और आज नतीजे हमारे सामने हैं। ये बात है सन 1872 की। जॉर्ज एबर्स ने सिटी ऑफ लग्जर में एक खरीदा डॉक्यूमेंट का नाम था मेडिकल पपायरी ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, जो कि लिखा गया था सन 1550 बीसी में, यानी कि आज से 4000 साल पहले। इसे एबर्स पपायर्स के नाम से जाना जाता है और इसमें मिलता है पहली बार डायबिटीज़ का रेफरेंस, जिसमें कहा गया बार बार यूरिन आना, यानी पॉलीयूरिया। इंडिया में सुश्रुता और चारक ने 6th BC में बार बार यूरिन के साथ मधुमेह को जोड़ दिया, यानी कि मीठा पेशाब, क्योंकि पेशेंट के यूरिन वाली जगह पर चींटियां और मक्खियां ज़्यादा देखी गई। इसके साथ प्यास भी ज़्यादा लग रही थी। सो दूसरी टर्मिनोलॉजी हमें मिली पॉलीडिप्सिया। चाइना में 5th BC में इसे नाम दिया गया जियाओ के, यानी वेस्टिंग थर्स्ट। इसे मधुमेह की तरह शुगर यूरिन डिजीज कहा गया। उन्होंने पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया के साथ एक और टर्म जोड़ दी, पॉलीफेजिया, यानी कि ज़्यादा भूख लगना। ज़्यादा भूख लगने के बावजूद भी उनका वेट लॉस हो रहा था। ये एक अलग सिम्टम था डायबिटीज़ मेलाइटस का। ग्रीस में 2000 AD में एरेटियस ने पहली बार नाम दिया डायबिटीज़। डायबिटीज़ का मतलब होता है साइफन, जिसका मतलब है एक तरफ से पानी डालो और दूसरी तरफ से निकल जाएगा। एरेटियस ने इसे मेल्टिंग डिजीज़ कहा, क्योंकि उसने समझा कि ये हमारे शरीर के घुलने की स्थिति है। रोम में रूफस ने इसे यूरिनरी डायरिया कहा और इस्लामिक वर्ल्ड में इसे कहा गया वाटर व्हील। 16th सेंचुरी आते आते डायबिटीज़ के ज़्यादातर सिम्टम्स डॉक्यूमेंट किए जा चुके थे। उधर 18वीं शताब्दी में थॉमस विलिस ने पहली बार वर्ड यूज़ किया मेलाइटस, जिसका मतलब होता है ग्लाइकोसूरिया, यानी कि यूरिन में शुगर। पीटर फ्रैंक ने एक नई बात खोजी कि कुछ मरीजों का यूरिन मीठा नहीं होता, सो उन्होंने इसको नाम दे दिया इंसिपिडस, मतलब कि टेस्टलेस, स्वाद रहित। अब डायबिटीज़ का नामकरण पूरा हो चुका था, डायबिटीज़ मेलाइटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस। अब हम ये जान गए थे कि डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या हैं, परंतु ये नहीं जानते थे कि ये होता कैसे है। तभी 1788 में काउले ने देखा कि मृत व्यक्ति के शरीर में जब जांच की तो इन डायबिटिक पेशेंट का पैंक्रिया थोड़ा एबनॉर्मल था। तो इसने एक हाइपोथेसिस दी कि डायबिटीज़ का कारण पैंक्रियाज में ही छुपा हो सकता है। ब्रूनर ने इसका संज्ञान लेते हुए एक डॉग को पकड़ा और सर्जरी करके उसका पैंक्रिया निकाल बाहर किया। ऑपरेशन के बाद डॉग में पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया देखे गए। इससे कंफर्म हो गया कि डायबिटीज़ का कारण कहीं ना कहीं पैंक्रियाज में ही छुपा है। हेडन ने एक कदम और आगे चलकर डॉग में पैंक्रियाटिक ऑपरेशन किया और पैंक्रियाज को निकाल लिया, लेकिन उसका एक छोटा सा भाग ट्रांसप्लांट कर दिया उसके स्किन के नीचे। डॉग को डायबिटीज़ नहीं हुई और कुछ दिन बाद वो ट्रांसप्लांटेड स्किन के नीचे जो पैंक्रिया रखा था उसको भी निकाल लिया गया। उसके बाद डॉग को डायबिटीज़ हो गई। इससे 100% कंफर्म हो गया कि पैंक्रिया ही इसमें कारण है। पैंक्रिया को ज़्यादातर डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट माना गया था, लेकिन लैंगरहैंस ने 1869 में एक अलग से चीज़ बताई। उन्होंने बताया कि पैंक्रियास डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, लेकिन उसमें छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं जो कि अलग से दिखते हैं और उनकी सेल्स भी अलग हैं। उन्होंने इसे नाम दिया आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। ये शोध भी आगे चलकर साइंटिस्ट को
बहुत काम की चीज़ लगी। अब 20वीं सदी आ गई थी और 1909 में मायर ने इन आइलैंड्स ऑफ सेल्स को नाम दिया इंसुला, जो कि एक लैटिन वर्ड है, और इसमें से निकलने वाले सब्सटेंस को कहा इंसुलिन, और डिस्कवरी हो गई इंसुलिन की, जो आज तक ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। फिर आया डायबिटिक्स के लिए एक स्वर्णिम काल, जिसमें एंट्री होती है बेंटिंग की। बेंटिंग दूसरे विश्व युद्ध के बाद फ्रंट से वापस घर आए और उन्होंने अपना क्लिनिक शुरू किया, क्योंकि वो एक डॉक्टर थे। क्लिनिक कुछ खास चला नहीं, लेकिन तभी उनके संज्ञान में आया कि डायबिटीज़ का कारण पैंक्रियाज में है और इसमें कुछ अलग से सेल हैं जहां से इंसुलिन नाम की कोई चीज़ निकलती है। उनके मन में इस पर रिसर्च करने का हुआ, लेकिन उनके पास रिसर्च के लिए ना तो लैब थी और ना ही रिसोर्सेज थे। तो वो गए टोरंटो यूनिवर्सिटी में और मिले वहाँ के फिजियोलॉजी के हेड डॉक्टर मैक्लॉयड से। डॉक्टर मैक्लॉयड ने देखा कि बेंटिंग में कोई ज़्यादा टैलेंट नहीं है, और पहले तो अनमने मन से उनको मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में जब उनको ज़्यादा मनाया गया तो उन्होंने बेंटिंग को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि वो आगे रिसर्च कर सकते हैं उनकी लैब यूज़ करके। साथ में उनको दिया अपना बेस्ट स्टूडेंट, जिनका नाम भी बेस्ट ही था। बेस्ट और बेंटिंग दोनों लग गए पैंक्रियाज की रिसर्च पर, और ज़्यादातर रिसर्च उन्होंने बेस्ट के डॉग हाउस में पड़े कुत्तों पर किया। वो डॉग्स का पैंक्रियाज निकालते और उसका एक्सट्रैक्ट निकालते, जिसको मैक्लॉयड ने कहा द ब्लैक मक, क्योंकि वो बहुत ही भद्दे रंग का, काला भूरा रंग का होता था। लेकिन जब उसको डॉग्स को दिया जाता था जो कि डायबिटिक थे, उनमें काफ़ी आराम मिलता था। इस बात से उत्साहित होकर बेस्ट और बेंटिंग ने मैक्लॉयड की मदद से इस एक्सट्रैक्ट को प्यूरिफाई करने की सोची। तब उन्होंने इसको प्यूरिफाई किया और उसको दिया अपने पहले पेशेंट लियोनार्डो थॉमसन को, जिनको उनके पिता लेके आए थे ट्रीटमेंट के लिए। जब वो दिया गया तो शुगर में मामूली बदलाव आया, थोड़ी कम हुई, लेकिन उसके काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस हुए, जिससे दोनों बेस्ट और बेंटिंग हतोत्साहित हो गए। लेकिन 2 हफ्ते बाद ये फिर दिया गया, लेकिन इसमें रोल आया कॉलिंस का। कॉलिंस ने लैब में ही इन 2 हफ्तों में उसको अल्कोहल की मदद से और प्योरीफाई किया और उसमें से प्योरीफाइड इंसुलिन निकालकर थॉमसन को दी। इस बार रिजल्ट्स चमत्कारी थे। थॉमसन को बहुत आराम मिला और वो इम्प्रूव होने लगे। प्योरीफिकेशन इतनी ज़्यादा थी कि कुछ पेशेंट्स को देने के बाद उनका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से भी नीचे आने लगा। अब कॉलिंस भी उनकी रिसर्च में इसके साथ जुड़ गए। दुनिया भर में ये खबर फैल गई कि डायबिटीज़ का इलाज इंसुलिन के रूप में मिल गया है, और ये बात नोबेल प्राइज़ अथॉरिटीज़ के पास भी पहुंची, जिन्होंने सन 1923 में फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज़ बेंटिंग और मैक्लॉयड को दिया। इससे बेंटिंग बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि इसमें बेस्ट का भी नाम आए और कॉलिंस को भी इसका इनाम मिले। तब डिसाइड हुआ कि बेंटिंग अपनी प्राइज़ मनी का आधा हिस्सा बेस्ट को देंगे और मैक्लॉयड अपने प्राइज़ मनी का आधा हिस्सा कॉलिंस को देंगे। इसके बाद बात आई मास प्रोडक्शन की। तब बेंटिंग और मैक्लॉयड ने इसको पेटेंट करवाया और पेटेंट करवाकर उसको टोरंटो यूनिवर्सिटी को $1 में बेच दिया। बेंटिंग का मानना था कि अगर ये इंसुलिन की मास प्रोडक्शन होगी तब ये बहुत सारे मरीज़ों की जान बचा सकेगा, और हुआ भी यही। रिसर्च के बाद इसकी मास प्रोडक्शन शुरू हुई। इस तरह से डायबिटीज़ का सफ़र शुरू हुआ और अब तक चल रहा है। आगे चलकर बहुत सारी और रिसर्च भी आएंगी। इसके बारे में भी मेरे वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं कि और क्या क्या नए ट्रीटमेंट्स हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए।